हेलो दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, टाइटल और थंबनेल से ही आपको स्पष्ट हो गया होगा कि इस वीडियो में हम आज किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही ESIC 2022 का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें कुल 3 तरीके की पोस्ट के बारे में वैकेंसी आई है। आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ है MTS, अपर डिवीज़न क्लर्क मतलब UDC और स्टेनोग्राफर। 3 तरीके की पोस्ट के बारे में नोटिफिकेशन आई है। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि इसमें किस किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, क्वालिफ़िकेशन, ये सारी चीज़ें मतलब पूरा डिटेल हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के देखते हैं। सबसे पहले तो ये ESIC क्या है, इसका फुल फॉर्म समझ लीजिए। तो इसका फुल फॉर्म है एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ये इसका फुल फॉर्म है ESIC का। अब चूँकि इस बार 2022 में ये काफ़ी दिन बाद पोस्ट आई है, मतलब मुझे लग रहा है 4-5 साल बाद आई है। तो 3 तरीके की पोस्ट आई है। जो पहली पोस्ट है वो है मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS की, दूसरी UDC मतलब अपर डिवीज़न क्लर्क और तीसरी स्टेनोग्राफर की। तीनों की एलिजिबिलिटी अलग अलग है, तो इसलिए मैंने तीनों का अलग अलग, और एग्ज़ाम पैटर्न भी अलग अलग है। तो ये आप मत समझिएगा कि एक ही नोटिफिकेशन में तीनों पोस्ट आई है तो सब एक ही जैसा होगा। तीनों की सारी चीज़ें काफ़ी डिफरेंट है, तो आपको बारी बारी से समझना पड़ेगा। आइए चालू करते हैं। जो हमारा सबसे पहला पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ का, तो इसमें एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए कि 10th पास, मतलब अगर आप 10वीं पास हैं तो आप एलिजिबल हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ में अप्लाई करने के लिए। एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, 18 से 25, मतलब अगर आप 18 से कम हैं या 25 से ज़्यादा हैं तब आप एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है। और इसमें पोस्ट कुल कितनी है, तो 241 पोस्ट, मतलब जो MTS है इसमें कुल 241 पोस्ट हैं। एज आपकी 18 से 25 होनी चाहिए और 10th पास आप होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो हमारी दूसरी पोस्ट है UDC अपर डिवीज़न क्लर्क की, तो इसमें क्या एलिजिबिलिटी है, ग्रेजुएट होने चाहिए आप, मतलब आप किसी भी सब्जेक्ट से, आपने BSc BCom BTech BA कुछ भी कर रखा हो, ग्रेजुएट अगर आप हैं तो आप एलिजिबल हैं। एज आपकी 18 से 27 होनी चाहिए, मतलब अगर आप 27 साल से ज़्यादा हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। टोटल पोस्ट 112, कुल 112 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी है। जो हमारी तीसरी पोस्ट है स्टेनोग्राफर की, इसमें आप 12th पास होने चाहिए, मतलब आपने 12th किसी भी सब्जेक्ट से कर रखा है, साइंस कॉमर्स आर्ट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस 12th पास होने चाहिए। एज आपकी 18 से 25 होनी चाहिए। कुल पोस्ट कितनी है, इसमें भी कुल 24 पोस्ट हैं, मतलब स्टेनोग्राफर में 24 पोस्ट हैं, तो इसमें पोस्ट थोड़ी कम है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और ये तो मान लीजिए एग्ज़ाम का दे दिया है मैंने वहीं पे। ये एग्ज़ाम के बारे में देख लेते हैं कि किस तरीके से एग्ज़ाम होगा और क्या क्या एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होगा। तो जो सबसे पहला हमने यहाँ पर रखा है MTS का जो एग्ज़ाम है वो 2 फेज़ में होगा, प्रीलिम्स और मेंस। तो पहले प्रीलिम्स देख लेते हैं। प्रीलिम्स में आपके 4 सेक्शन होंगे, पहला रीजनिंग, दूसरा GS या GA जनरल अवेयरनेस, तीसरा मैथ्स, चौथा इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। इन चारों सेक्शन से 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 MCQ टू ईच पार्ट, मतलब यहाँ से भी 25, यहाँ से भी 25, यहाँ से भी 25 और यहाँ से भी 25, चारों सेक्शन से 25 क्वेश्चन। कुल कितने क्वेश्चन हो गए, 100 क्वेश्चन। 4 सेक्शन है, 25 क्वेश्चन हर सेक्शन से, तो कुल 100 क्वेश्चन हो गए। कुल मार्क्स कितने होंगे, 200 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का हो गया। नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, 0.5, मतलब अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 2 नंबर मिलता है, और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 0.5 नंबर कट जाएगा, मतलब 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग हो गया। ये जो प्री एग्ज़ाम होगा MTS का, जो MTS का प्री होगा, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मतलब आपको सिर्फ इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, यहाँ से आपकी मेरिट नहीं बनने वाली, मतलब जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वहाँ पे इसका मार्क्स, प्री का मार्क्स नहीं जुड़ेगा, ये बस आपको क्वालिफाई करना है। क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं ये अभी आगे मैं बताऊँगा। जो हमारा दूसरा फेज है, मतलब दूसरा पेपर होगा वो मेंस का होगा, और यही आपका मेरिट बनाएगा, मतलब मेरिट का जो मेरिट बनेगी वो मेंस के एग्ज़ाम से बनेगी। इसमें भी सेम 4 सेक्शन है, रीजनिंग, GS, मैथ्स और इंग्लिश, कुल 4 सेक्शन यहाँ से भी हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें ज़्यादा होंगे, इसमें मेरे ख्याल से 50-50 क्वेश्चन हैं। ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है क्वालिफाइंग मार्क्स, यहाँ पे MTS के लिए क्या क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं, तो जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 45%, OBC और EWS मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और OBC के लिए 40%,
SC/ST के लिए 35% और आपके जो PH हैं, मतलब जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, जो दिव्यांग विकलांग लोग हैं, उनके लिए क्वालिफाई मार्क्स 30%। मतलब ये मार्क्स अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको प्री में 45% मार्क्स लाने हैं, तभी आप मेंस के लिए एलिजिबल होंगे। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप EWS या OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 40% मार्क्स लाने होंगे प्री में, तभी आप मेंस के लिए एलिजिबल होंगे। उसी तरीके से SC/ST और PH। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको MTS का समझ में आ गया होगा कि MTS में किस तरीके का एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है। जो हमारा अगला पोस्ट है स्टेनोग्राफर का, इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे एक ही, मतलब जैसे यहाँ पे प्री और मेंस था, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एक ही एग्ज़ाम होगा आपका मेंस का सीधे, और उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा स्टेनोग्राफर में। तो जो ये मेंस का एग्ज़ाम है, मतलब एक ही एग्ज़ाम है यहाँ पे। तो इसमें 3 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन इंग्लिश का, दूसरा रीजनिंग का, तीसरा जनरल अवेयरनेस का। यहाँ पे मैंने GS शॉर्ट में लिख दिया, इसका मतलब है जनरल अवेयरनेस, मतलब GS GK जो भी आप कह सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश से कुल 100 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग से कुल 50 क्वेश्चन होंगे, और GA से कुल 50 क्वेश्चन होंगे। मार्क्स भी उसी तरीके से हैं, 100 मार्क्स, 50 मार्क्स और 50, मतलब हर क्वेश्चन के लिए एक एक मार्क्स होंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जो मेरिट बनेगी स्टेनोग्राफर में, ये यहीं पे बन जाएगी। मतलब जो आप पहला पेपर देंगे स्टेनोग्राफर के लिए, आपकी मेरिट उसी से बनेगी। यहाँ पे प्री से मेरिट नहीं बन रही थी, मेन से मेरिट बन रही थी आपके MTS में, लेकिन स्टेनोग्राफर में आपकी मेरिट यहीं से बन जाएगी। फिर जब आप इसका रिजल्ट आएगा तो फिर आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे स्टेनोग्राफर में 24 पोस्ट है, तो 240 लोगों को टाइपिंग के लिए बुला लिया जाएगा यहाँ पे 24 पोस्ट में, मतलब 10 गुना ज़्यादा लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम अगले स्लाइड में देखेंगे आपका जो ये है अपर डिवीज़न क्लर्क, तो उसके बारे में हम देखेंगे। इसको मिटाना पड़ेगा थोड़ा। तो हमने MTS का देख लिया, स्टेनोग्राफर का देख लिया कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है और एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होगा। अब हम अपर डिवीज़न क्लर्क यानी UDC का देखेंगे कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा और किस तरीके से इसमें सिलेक्शन आपका किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो एग्ज़ाम होगा वो 3 फेज़ में होगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस और तीसरा कंप्यूटर टेस्ट। जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मतलब यहाँ से आपकी मेरिट नहीं बनने वाली है, आपको बस क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई जो मार्क्स होंगे वो जनरल के लिए कितने, जैसा मैंने अपने MTS वाले में बताया था, जनरल के लिए 40%, आपका OBC और EWS के लिए 35%, SC/ST के लिए 30%। इस तरीके से यहाँ पे आपके प्रीलिम्स में, UDC में प्रीलिम्स का ये इस तरीके से आपको क्वालिफाई करना होगा। क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, तो रीजनिंग, GS, मैथ और इंग्लिश 4 सेक्शन में आपके क्वेश्चन पेपर बटा होगा। हर सेक्शन से 25 MCQ, मतलब यहाँ से भी 25 क्वेश्चन होंगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी, यहाँ से भी, मतलब 4 सेक्शन हैं, चारों से 25 क्वेश्चन होंगे। कुल क्वेश्चन कितने हो गए आपके 100, मार्क्स कितने हो गए कुल 200 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन का 200 मार्क्स, दो मार्क्स। कुल 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स है, तो एक क्वेश्चन का कितना मार्क्स हुआ, 2 मार्क्स। क्वालिफाइंग इन नेचर, मतलब आपको सिर्फ ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। आप अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 45% नंबर लाना है, दैट्स इट। आपको इसमें टॉप नहीं करना है, बस क्वालिफाई कर लेना है। उसके बाद आप मेंस पे जाएंगे। मेरिट आपकी इन 2 एग्ज़ाम से बनेगी, मेंस और कंप्यूटर टेस्ट से। तो आपको फोकस यहाँ पे रखना है। हालांकि सिलेबस तो आपका मेंस और प्रीलिम्स का बिल्कुल सेम ही है, रीजनिंग, GS, मैथ, इंग्लिश। तो अगर आप प्री की तैयारी करते हैं तो आपकी मेंस की तैयारी तो ऑलरेडी हो ही जाएगी। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 होगी, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर है तो 0.5 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं। मतलब हर क्वेश्चन पे 0.5 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपका प्रीलिम्स समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसमें क्वेश्चन आएंगे। जो अगला हमारा एग्ज़ाम है मेंस, मेरिट यहीं से बनेगी। मैंने आपको बताया अभी। यहाँ क्या क्वेश्चन पेपर होगा, रीजनिंग होगी, GS, मैथ और इंग्लिश। हर सेक्शन से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स, मतलब कुल हर सेक्शन से 50 क्वेश्चन, तो 4 सेक्शन है तो कुल 200 क्वेश्चन हो गए हर सेक्शन से। चूँकि 200 मार्क्स का है पूरा पेपर, 200 मार्क्स आपका मेंस 200 मार्क्स का है, तो एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 1 नंबर का। तो यहाँ पे 200 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स का पेपर होगा, यानी कि हर क्वेश्चन 1 नंबर का। निगेटिव मार्किंग 1/4, मतलब
0.25 नंबर कट जाएंगे। यहाँ पे आपके 0 मतलब प्रीलिम्स में आपका निगेटिव मार्किंग 0.5 है, मेंस में आपकी निगेटिव मार्किंग 0.25 है। मतलब यहाँ पे आपके कुल 200 मार्क्स मेरिट आपकी मेन यहीं से बनेगी, और जो कंप्यूटर टेस्ट होगा यहाँ से 50 नंबर, मतलब आपका 50 नंबर का कंप्यूटर टेस्ट होगा, मेंस आपका 200 नंबर का है, तो कुल मेरिट आपकी 250 मार्क्स में से बनेगी। ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपको मेरिट आपकी बनेगी वो कुल 250 मार्क्स से बनेगी। जो आपका प्रीलिम्स है वो आपका 200 नंबर का है, तो यहाँ से सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है प्रीलिम्स में। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये जो ESIC का आया है फॉर्म नोटिफिकेशन, ये पूरा आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। और जो भी चीज़ें हैं, जो भी अपडेट्स आएंगे इससे रिलेटेड, जैसे कि अभी चूँकि आप जान रहे हैं कोविड चल रहा है, कई जगह लॉकडाउन भी लगने वाला है, कई जगह ऑलरेडी लग चुका है, तो हो सकता है कि एग्ज़ाम में टाइम पे हो, या ये भी चांस हो सकते हैं कि एग्ज़ाम थोड़ा डिले कर दिया जाए, मतलब आगे बढ़ा दिया जाए। तो जो भी होगा हम आपको चैनल पे अपने जानकारी दे देंगे, अपडेट दे देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि समय समय से आपको सारी जानकारी मिलती रहे। बाकी आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये तैयारी तो मुझे नहीं लगता कि इसके लिए कोई अलग से तैयारी करने की ज़रूरत है। अगर आप SSC की कर रहे हैं, बैंकिंग की कर रहे हैं, या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें तो वही है। इंग्लिश है, मैथ, रीजनिंग, GS सब कुछ सेम ही है, तो अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आप जो पढ़ रहे हैं बस उसी को अच्छे से पढ़िए, रिवाइज़ करिए, और MCQ ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते चले। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो भी अपडेट्स हैं इससे, चाहे वो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो या कुछ भी नई चीज़ हो, तो वो जानकारी आपको अपडेट होके मिल जाए हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद।